सो हेलो एवरीवन, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो क्लास 10th का अध्ययन 2.0 यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर बच्चों हम बात कर रहे हैं एक ऐसा निबंध जो कि आपके पेपर में हर साल पूछता है, चाहे वह क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वह 12th के। दोनों ही बोर्डों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है जिसे हम हिंदी में निबंध कहते हैं। देखिए, प्रदूषण पे निबंध तो हर साल पूछता है। इसके अंदर देख भी सकते 2011 से लगातार पूछ रहा है। 2020 भी पूछेगा और 2023 में भी पूछा था। ये पुराना थोड़ा सा है, 2023 में भी पूछा था और 2024 में भी पूछेगा ही। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जितना गारंटी मैं इस प्रदूषण वाले निबंध पे दे रहा हूँ उतना तो मैं किसी पे भी नहीं दे सकता। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये निबंध है। समझ लो, आप जैसे मैं बताता हूँ अगर आप वैसे लिखते हैं तो मानो आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, क्या मैंने बोला, या क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, दोनों भी बोर्डों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए। आपको पूरे 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 9 नंबर मिलते हैं। कब 9 नंबर मिलते हैं? अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तब। अगर आपने गधे गधे हेडिंग डाल के नहीं लिखा तो आपके पूरे नंबर कट सकते हैं। इसीलिए हर एक पॉइंट को हेडिंग वाइज लेकर के हम आए हैं, जो कि बारीकी से आपको दिखाएंगे, हर एक मीनिंग का अर्थ भी समझाएंगे, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। देखिए, क्वेश्चन बहरूपिया होता है, किसी भी रूप में आ सकता है, तो उसे सिर्फ आपको तैयारी करके जाना है। और क्वेश्चन जैसे मैंने किसी भी रूप में आएगा, सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो समझ लो आपने टॉप ही कर दिया। जैसे कि मैंने इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया। पूछा पहला, क्या प्रदूषण की समस्या और समाधान, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ ले प्रदूषण तथा मानव समाज। या ऐसे भी पूछ ले पर्यावरण प्रदूषण, ऐसे भी पूछ सकता है। या प्रदूषण की समस्या। जहाँ पे भी आपको पर्यावरण प्रदूषण की बात कहे तहाँ पर आपको समझ लेना यही वाला यस से लिखना है। ये समझ लो, इतना इम्पोर्टेंट यस से है, समझे। जब से बोर्ड जारी हुआ है तभी से ये पेपर में पर्यावरण का निबंध हर बार पूछता है, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्लास 10th वाले बच्चे तो इसे छोड़ना ही मत। देखिए, इसके अंदर पहले आपको लिखने से पहले जो आपका पर्यावरण आएगा, जैसे मान के आपका पर्यावरण आया क्या, आपके मान के चलो आ गया ये वाला हेडिंग कि पर्यावरण प्रदूषण। हेडिंग आपको कुछ भी दे देगा, आप इन किसी में से, लेकिन इससे अलग नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के लिए बाद क्या करना है, उसका रूपरेखा बना लेना है। जितने भी हेडिंग आपको लिखना है उससे पहले रूपरेखा बना ले। तो रूपरेखा बनाने के लिए यहाँ पे लिखना है आपको रूपरेखा, और वहाँ पे हेडिंग नंबर फर्स्ट पे प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। ये दोनों कभी भी मत भूलिएगा। उसके बाद ये दोनों आपको कभी नहीं बदलना है। ये लास्ट में रहेगा उपसंहार और प्रस्तावना पहले। ये दोनों आपको यहीं पे पहले और लास्ट में रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप बदल भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपने पहला हेडिंग डाल दिया कि आप प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना लिखेंगे कुछ लाइन, फिर प्रदूषण का अर्थ लिख देंगे। उसी तरह आपको पहले यहाँ पे हेडिंग रूपरेखा बना लेना है। जैसे मेरा पहला हेडिंग है क्या, प्रस्तावना, फिर उसके बाद क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है। अगर प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसके बाद तीसरा है क्या, प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका चौथा क्या पढ़ेंगे हम ये कि प्रदूषण की समस्या तथा इनसे होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। उसके बाद पांचवा हेडिंग क्या है, समस्या एवं समाधान। उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिख देना है। पूरे हेडिंग को लिख देना है बारीकी से। उसके बाद एक एक चीज़ के अंदर आप चाहे तो 1 2 3 4
4 या 3 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में आगे ये और लास्ट में ये रहना चाहिए। चाहे आप प्रदूषण का अर्थ लिख दें और लिख दें उसके बाद प्रदूषण की समस्या और हानि और प्रदूषण के प्रकार, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कितना हेडिंग डाला है? 5 हेडिंग, 6 हेडिंग है। तो आपको भी इसी प्रकार की हेडिंग डाल लेना, उसके बाद यहाँ से शुरू कर देना है। तो मेरा पहला हेडिंग क्या? प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना में लिखते क्या है? तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या? प्रस्तावना, पहला हेडिंग यहाँ पे। फिर उसे लिखना ये है कि आजकल मानव उद्योगीकरण के जंजल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। उद्योगीकरण यानी फैक्ट्रियाँ, जंजल यानी फैक्ट्रियों की तरह मनुष्य भी बनकर के रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी ना रख सकता है। माने मानव इतना ज़्यादा अपने ही फायदे के लिए अटूल हो गया है कि अपने वह पर्यावरण को भी शुद्ध करने में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। समझे बच्चे? उसके बाद क्या कहा है? अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है। माने अभी तो ये इतनी समस्या थी ही, लेकिन एक और समस्या आ गई है। वो कौन सी समस्या है? हम इसे पढ़ते हैं। वह है प्रदूषण। वह कौन सा समस्या है? वह है प्रदूषण। बेटा, प्रदूषण कैसी समस्या है इसे जानो की समस्या है। इस समस्या की ओर आजकल सभी देश का ध्यान केंद्रित है। माने जो प्रदूषण की समस्या है, इसको लेकर के पूरे देश चर्चा कर रहे हैं कि प्रदूषण को कैसे ठीक किया जाए। यानी पूरे देश का केंद्रित है, माने सबका ध्यान किसके ओर है? प्रदूषण की ओर। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? पर्यावरण को बचाने की है। माने कि हमें कैसे पर्यावरण को अपने बचा लें, उसकी ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए बन गई, क्योंकि हमने अपने ही फायदों के लिए इतना ज़्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाया कि कह भी नहीं सकते। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सभी कुछ प्रदूषण हो जा चुके हैं। पानी भी गंदा हो चुका है, हवा भी गंदा हो चुका है, जंगल भी कट चुके हैं और मिट्टी तो मानो गंदा हो ही गया है। सभी क्या हो गए हैं? सभी प्रदूषण से प्रदूषित हो चुके हैं। समझे बच्चों? उसके बाद क्या है? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बनाया जाना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छी बातें बनाना चाहिए, और जब सब लोग जागरूक होंगे तभी हम पर्यावरण को अच्छी तरीके से जीवित रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्यों इतना ज़्यादा बीमारी हो रहा है? बच्चे अभी 4-4 साल के हैं, 12-12, 15-15 साल के हुए, किसी को कैंसर हो जा रहा, मारी बीमारियाँ हो रही हैं। ये सब किसकी वजह से हो रही है? प्रदूषण की वजह से। अब प्रदूषण कौन कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं, और कोई दूसरा। अब बताइए, यहाँ से लेकर के आप मानिए यहाँ पे आपका घर है, यहाँ से लेकर के आपको जाना आपके चौराहा, तो कहेंगे भैया हमारे को गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी से तो आप भौकाल बनाने के लिए गए, लेकिन उस भौकाल में कितना ज़्यादा तेल खर्च हुआ, कितना ज़्यादा उससे गैसें निकली, वो सीधे प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रहा है, और प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो बताइए, जब हम ही अपने साधनों का कम इस्तेमाल करेंगे तभी हम ना जीवित रहेंगे। इसीलिए हमें कम से कम गाड़ियाँ का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि हमें साइकिल, अगर मान के यहाँ से लेकर 2 से 3, 4, 5 किलोमीटर जाना है तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मेरी बात माने तो, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा और ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो मानो पूरे लोग मारे जाएंगे इस पृथ्वी पे, कोई भी व्यक्ति जिंदा ना रहेगा। यही हमारा अस्तित्व। अगर पर्यावरण खत्म तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यदि हमारे इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे बच्चे अच्छे होंगे, उनकी जीवन जो है, जीवन जीने
का बाधा बन जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी नहीं होगा। यानी जब तक हम मरे रहेंगे, हमारे बच्चे लोग आएंगे, तब तक पता नहीं बचे रहेंगे कि नहीं। पर्यावरण खराब हो चुका था। क्यों पहले के व्यक्ति जो थे मान के चल 100 साल जीते थे, लेकिन अब के सिर्फ 60 साल। क्यों 40 साल का डिफरेंट आया है जीने में। अब क्यों हो रहा है 40 साल से? अच्छा स्वास्थ्य ना मिलने की वजह से। और जब पता ही नुकसान हम ही कर रहे हैं, तो नुकसान का हानि भी हम ही को होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला प्रस्तावना में लिख दिया इतना कुल। हेडिंग बता देना आखिर प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसे कैसे बनाया जा रहा है, प्रदूषण को कहाँ से फैल रहा है, इसे लिख देना प्रस्तावना में। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है हमारा। देखिए दूसरा हेडिंग यहाँ पे जो है प्रदूषण का अर्थ, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, प्रदूषण का अर्थ। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बच्चों, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमारे असंतुलित वातावरण में, यानी हमारे इस असंतुलित वातावरण में जीवन का विकास संभव है। यानी जीवन जीने के लिए थोड़ा संभव तो है, लेकिन पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। मानी जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे, मानव, व्यक्ति, जंगल, पहाड़, इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया हमारी प्रकृति ने। किसने? प्रकृति ने। प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। यानी पर्यावरण ही हमें जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटना आ जाते हैं, तो वे वातावरण को असंतुलित बिगाड़कर उसे दूषित कर देते हैं। अब इसका मतलब सुनो, मान लो हमने क्या बनाया है, एक रॉकेट बनाया, तो उस रॉकेट को ट्राई करने के लिए हमने खूब बड़ा विस्फोट किया। तो बताइए उससे जो विस्फोट किया, उससे पूरे हमारी धरती पृथ्वी को हिल जा रहा है। बताइए इतना विस्फोट करेंगे हम, तो पर्यावरण दूषित हो रहा है, पूरा ओजोन लेयर तक को फर्क पड़ रहा है। बताइए एसी लगाते हैं भैया भौकाल जलाने के लिए गर्मी में। एसी के अंदर जानते हो क्या होता है? CFC गैस होता है, CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस। ये ना हमारी ओजोन लेयर है, उसको सबसे ज़्यादा क्षय यानी नुकसान पहुंचाता है CFC गैस। समझे बच्चों? इसीलिए हमें एसी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। और टायर खूब जलाते हो ना, तो टायर कभी भी मत जलाओ यार, कभी भी मत जलाओ। लकड़ी तो कभी काल ठंडी में जला लिए, लेकिन टायर तो कभी मत जलाना, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। समझे? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? दूषित हो रहा है यह गंदा वातावरण जीवधारियों यानी हम ही लोगों के लिए अनेक प्रकार की हानिकारक हो रहा है। माने जो ये है किसको नुकसान पहुंचा? जीवधारी, यानी जो जीने वाले व्यक्ति या जीवधारी, जो पृथ्वी पर जीने वाले जानवर हैं, जिसके अंदर जीवधारी में मानव, जानवर, मंकी, चंकी, बंदर, बुल्लू, जौन भी जितने भी जीव कह सकते हो सब आ जाते हैं। उनको तो नुकसान पहुंचा रहा है और हमको भी नुकसान पहुंचा रहा है, मानव को भी, कि ये हानिकारक होता जा रहा है। और इस प्रकार वातावरण में क्या हो रहा है? दूषित हो जाने को ही प्रदूषित कहते हैं। और इसी प्रकार वातावरण को दूषित होने को ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। समझ में आया? और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या का जन्म दिया है। यानी जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है और औद्योगिकरण यानी फैक्ट्रियों का बढ़ना, उसे किसको नुकसान कराया है? पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसको किसको नुकसान पहुंचा रही है? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं।
इसने लिखा प्रदूषित को जन्म दे रहे हैं, यानी प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं। फैक्ट्रियाँ ही हैं जो किसको जन्म दे रही हैं? प्रदूषण को। यानी कह सकते हो इसकी मम्मी पापा कौन है? प्रदूषण है। और आज इसने इतना विशाल रूप धारण, सॉरी बच्चों, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता का विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी आज ये जो प्रदूषण है इतना ज़्यादा विकास रूप धारण कर लिया है, जिससे हमारे लिए, मानव के लिए एक विनाश संकट उत्पन्न हो गया है। यानी बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि प्रदूषण, हमने प्रदूषण का अर्थ पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। आपको ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिख के मैंने दिया है, तभी आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर बेटा कम नहीं होता है। और हेडिंग नहीं डालोगे तब तो मान लो कट ही जाएगा नंबर। उसके बाद मुझे क्या लिखना? प्रदूषण के प्रकार। आखिर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्या है? हेडिंग। इसके बारे में बताया गया है प्रदूषण के प्रकार। देख सकते हो किसके बारे में है बच्चों? प्रदूषण के प्रकार। देखो प्रदूषण के प्रकार हमने हेडिंग डाला है। आज वातावरण को प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। जैसे हमारा पहला हेडिंग क्या है? वायु प्रदूषण। दूसरा क्या है? जल प्रदूषण। तीसरा है क्या? ध्वनि प्रदूषण। और चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बाद पांचवा कौन सा? रासायनिक प्रदूषण। अभी मैं इन दोनों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इन तीनों को आप पहले पढ़िए। देखिए आप अगर ध्यान से इसे पढ़े रहेंगे तो आप इसमें जो लिखा है, कितने लाइन में लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में लिखा है। तो 9 की जगह पर अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप 4 लाइन में भी बना के लिख सकते हैं अच्छे से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग को, लाइन को। तो आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने आप से 2 बार इसे कम से कम देखिएगा। 2 बार आप देखेंगे तो पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको मोबाइल को बंद करना, छापना नहीं है इसे, मोबाइल को बंद करना है। उसके बाद क्या करना है? पहले आप 2 बार इसे देखिएगा। 2 बार देखने के बाद एक बार लिखना है प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद हेडिंग डाल लेना। उसके बाद रूपरेखा बनाना। उसके बाद जैसे जैसे रूपरेखा में लिखते चले आए हो, हर एक हेडिंग को लिखते चले आना। उसके बाद फिर लिखने के बाद फिर वीडियो से मिलाना कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, फिर उन गलतियों को खोजना, फिर लिखना। तब तुम्हें 9 नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। जाने बच्चों, तो हमारा क्या पहला कौन सा हेडिंग है? वायु प्रदूषण। आखिर वायु को प्रदूषण कैसे कह सकते हैं हम? देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। यानी जीवित रहने के लिए जो हमारा जीवन है उसके लिए हम जानते हैं अगर वायु ना रहे तो जीवन नहीं रहेगा। समझे? प्रत्येक प्राणी को, किसको? प्रत्येक प्राणी को, हर एक जीव को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सीजन जो गैस होती है उसकी आवश्यकता हमें होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यकता है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यानी जो जीवधारी हैं, जो धरती पे रहते हैं, वह अपने सांस द्वारा सांस लेते हैं, ऐसे अंदर लेते हैं, फिर उसको क्या है? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेती हैं, फिर उसके बाद सुनो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है, क्या बच्चों? ऑक्सीजन गैस होता है उसे तो लेते हैं, लेकिन CO2 जो है इसे छोड़ते हैं। क्या? इसे छोड़ते हैं और इसे लेते हैं। क्या बच्चों? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, को छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे का, ये जो मानव की बात कही है, मानव और जानवर की, ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और प्रदूषण और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन
जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको CO2 गैस चाहिए। कौन सा गैस? CO2 गैस चाहिए। और वो देते कौन सा है? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। समझे? हमको ऑक्सीजन चाहिए और CO2 छोड़ते हैं, और पौधों को CO2 चाहिए, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, को छोड़ते हैं, जिससे कि दोनों में संतुलन बना रहता है। ना ये ज़्यादा हो पाता है ना ये ज़्यादा हो पाता है। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे वायुमंडल में शुद्धांत बनी रहती है। यानी जब दोनों गैस एकदम बराबर रहेंगी तो इनकी शुद्धांत यानी बराबर में, ना ये कम होगा ना वो कम होगा, संतुलन बना लगता है। और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ रहा है। अब क्यों बिगड़ रहा है इसे समझो। बताओ, जब हम लोग अपने ही फायदे के लिए तख्ता बनवा रहे हैं, बेड बनवा रहे हैं, कुर्सी बनवा रहे हैं, इतनी ज़्यादा कापी किताब यूज कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? पेड़ पौधे कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो कट रहे हैं पेड़ पौधे। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो CO2 गैसों को कौन लेगा? बताओ तुम, CO2 गैस को कौन लेगा? और जब कौन लेगा, जब लेने वाला ही नहीं रहेगा तो देगा कैसे हमको? समझे? जो इसलिए हम पेड़ को काट रहे हैं, उसी के वजह से हमारा ये हानिकारक गैसें प्रदूषण में हो गई हैं। समझे बच्चों? यानी हमने पेड़ पौधों को काट रहा है, इसी की वजह से ये संतुलन बिगड़ रहा है। अब हमने क्या पढ़ लिया? वायु प्रदूषण यानी कैसे हो रहा है। अब हम पढ़े हैं कि कौन से प्रदूषण को, जो हमारा कौन सा है? जल प्रदूषण। क्या? जल प्रदूषण। ये हमारा दूसरा हेडिंग डालेंगे, जो हमारा तीसरे का ख हेडिंग है। ऐसे ही आप लिखेंगे तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, जल को जीवन कहा जाता है। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, कहते हैं कि नहीं? सुने हो कि नहीं बताओ, कि जल ही जीवन है। ये हेडिंग सुने हो कि नहीं? सुने हो ना? तो हम जल को क्यों कहते हैं जीवन है उसे, अब इसका मतलब तुम समझो। जल को ही हम जीवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल को ही जीवन कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं, कि जल में ही जो हमारे सभी देवी देवता होते हैं वही क्या करते हैं? निवास रहते हैं। निवास यानी रहते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर पानी ना रहे, जल, तो जीव जंतु तो खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे। जाने, यानी सब पृथ्वी एकदम खत्म ही हो जाएगा अगर जल ना रहे तो। जैसे मंगल ग्रह क्यों सुनसान है, कोई भी नहीं दिखता, वहाँ पे जल नहीं है। इसी की वजह से अगर जल रहता तो वहाँ पे भी पौधे होते हैं, और पौधे होते तो ऑक्सीजन गैस होता, और ऑक्सीजन गैस होता तो जानवर होते, और जानवर होते तो मानव भी होते, और मानव भी होते तो कौन होता? पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड बसा होता। क्या ऐसा हमने मानने हैं कि जल में ही हमारे देवता निवास करते हैं, और इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर जल ना रहे तो जीव जंतु कोई भी नहीं बचेगा। फिर भी बड़े से बड़े नगरों में गंदे नाले और सीवर नदी में भी में लिया दिया जाता है। यानी जो बड़े बड़े नगरी होते हैं, यानी शहर या नगरों, यानी शहरों में जानते हो क्या होता है? शहर में अगर होगी तो देखोगे बड़ा बड़ा नाला बना रहता है, नाला, और उस नाले में होता है क्या? गंदा पानी। गंदे नाले के अंदर क्या होता है? गंदा पानी। और जो गंदा जो पानी रहता है वो क्या आ जाता है? सीवर नदियों में मिला दिया जाता है। यानी जो हमारी शुद्ध नदियाँ होती हैं उसके अंदर ये गंदे पानियों को क्या कर जाता है? मिला दिया जाता है। तो बताइए, जब ये सीवर नदी जो है नदी के अंदर मिला देंगे तो पूरा नदी गंदा हो जाएगा, और जब पूरा नदी गंदा हो जाएगा तो कारखानों का सारा मैल, जो देखो, जो फैक्ट्रियों में जो सबसे ज़्यादा होती हैं कारखाने, उनका जो मैल होता है, कचरा कुचड़ा सब उसको किसको मिला जाता है? तो कहाँ पे थे हम लोग? नदी प्रदूषण। कारखानों का चारा जो मैल होता है ये सब क्या करते हैं?
कारखानों का जो सारा मैल गंदगी होती है उसे हम नदियों में ही मिला देते हैं, आकर मिल जाती है, मिलता है। इससे जल प्रदूषण हो गया है। इससे जो हमारा जल है, पानी है, वह प्रदूषण कर दिए। यानी जानो, समझ लो नदी में तुम गए तो नदी के पास कुछ भी खाओगे उसी में फेंक दोगे, अंड बंड फेंका जाता है, उससे पूरी नदी गंदगी हो गई है और उससे भयानक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। नदियों से जो गंदगी हो रही है नदियों में, उससे भयानक खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। देखो, सब ओर से पर्यावरण को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें ही नुकसान होगा। इसका साथ पूरा सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी पर्यावरण को नुकसान तो हमारा नुकसान। यानी देखो, जल को कैसे प्रदूषण कर रहे हैं। जो हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसमें पूरे देवताओं लोग निवेशन करते हैं, लेकिन कारखाने की जो गंदगियाँ उसके अंदर आके मिल जाती हैं। और जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनकी जो गंदगी पानी होती है, गंदी पानी है, वो भी हम गंगा पवित्र जैसे गंगा, सरस्वती, कावेरी नदियों में, जैसे पवित्र नदियों में मिला देते हैं, तो पूरा नदी गंदा हो गया है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ें कौन सा, हमारा है ध्वनि प्रदूषण। कि ध्वनि कैसा प्रदूषण है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, फिर होकर ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे। कौन सा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। क्या ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या, ये नया समस्या है कि आखिर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी आज का एक नया क्या बन गया है, समस्या। जैसे वैज्ञानिकों प्रगति की पैदा कर रहे हैं। अब मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान यानी हवा में उड़ने वाले जहाज, कारखानों के सायरन मशीनों का लाउड स्पीकर ध्वनि में संतुलन को बिगाड़ना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी जो हम गाड़ियों से ध्वनि पीपी निकालते हैं, पीपी हारन बजा रहा या डीजे चलाते हैं, वो सब, उसे ये क्या कहते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण। इससे हमारा पूरा जो लोग हैं, जो वृद्धा लोग हैं, वही नुकसान आ रहा है, उनको ही नुकसान आ रहा है ध्वनि से। जो बड़े बड़े जैसे लाउड स्पीकर डीजे चलाते हैं, ढिचुक, उससे जो साउंड निकल रही है, उससे समझ लो ना, वो हमारे कान पे, हमको तो मज़ा आता है, लेकिन हमारे कान को ना जो दर्द होता है वो तुम लोग नहीं समझ सकते। पूरा कान का पर्दा फट जाता है, नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब तुम वृद्धा होगे तब तुम्हें सुनाई नहीं देगा। इसीलिए लीड का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, समझे। लीड लगा के अभी तक सुन रहे होगे ना, तो लीड तुरंत निकाल दो। अगर लीड लगा के सुन भी रहे हो तो एकदम धीरे आवाज़ के करके सुना जाता है, समझे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हमारा आ जाता है उसी का जो हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण का 2 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है। क्या मानसिक प्रकृति विकृत एवं तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्या तेजी से बढ़ जाती है। डीजे चलता है, जैसे चिड़चिड़ापन, मानो गुस्सा हो जाता है बहुत ही जल्दी, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। क्या हार्ट अटैक आ जाता है, उस प्रकार की बीमारियां हमें उत्पन्न हो रही हैं। तो हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। प्रदूषण के 3 प्रकार पढ़ लिए। अब उसका चौथा प्रदूषण का प्रकार क्या है। तो हमारा चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब समझ लो, सीधा तुम परमाणु समझो। रेडियोधर्मी यानी प्रदूषण, ये कौन सा प्रदूषण होता है, समझ लो परमाणु विस्फोट जो करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं रेडियोधर्मी। देखो ये कैसा हो रहा है, सुनिए, अभी से पढ़ो कैसे। आज के युग में वैज्ञानिकों, क्या जो वैज्ञानिक होती हैं वो परीक्षणों, यानी जो परीक्षण करते हैं, का जोर है। क्या आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहे हैं,
इससे विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार की जीव को क्षति पहुंचाते हैं। अब इसका अर्थ समझो। जो जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं वो क्या होते हैं। देखो आजकल की जो युग है चल रहा है, जिसके वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम परमाणु परीक्षण सुने होंगे कि यहाँ पे परमाणु परीक्षण होता है, ज़्यादातर समुद्रों में होता है। तो जो परमाणु परीक्षण होता है तो उससे निकलने वाली जो रोशनी होती है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जो कि पूरे वायुमंडल में फैल जाती है बच्चों, पूरे वायुमंडल में। तो हमें तो नुकसान पहुंचाती है भी, फैल तो जाती है, लेकिन अनेक प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जीवों को भी क्षति पहुंचाती है, सारे प्रकार के जीव को भी ये नुकसान पहुंचाता है। रेडियोधर्मी यानी परमाणु का परीक्षण, समझे बच्चों। इसीलिए हमें परमाणु को परीक्षण कम कर देना चाहिए। ये हमारे वैज्ञानिक लोग करवाते हैं कि परमाणु बनाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे कि वो सही बना है कि बेकार बना है। उसके बाद हमारा ड है क्या, सबसे लास्ट। प्रदूषण के मैंने कितने प्रकार पढ़ी, 1 2 3 4 5, पांचवा प्रदूषण का प्रकार क्या है कि रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। क्या रासायनिक प्रदूषण आखिर क्या होता है। देख, कारखानों में बहते हुए अविष्ट द्रव्यों को अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन के अनेक प्रकार को हानि पहुंचाते हैं। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन जो हमारे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रिया के अंदर हमने क्या होते हैं, जो द्रव होती है, द्रव यानी जो हमारी क्या होती है, जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, क्या जो दवाई बनाते हैं उसमें से कुछ हमारी गंदगी वाली चीज़ें जिसको हम निकाल दें। जैसे मान को चलो हमको कुछ बनाना है तो उसके अंदर हम कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो कीटनाशक, उसे हम क्या करते हैं, रासायनिक खादों के रूप में क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव में पानी में जलों में क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि हमारे पूरे जीव को हानि पहुंचा रहा है। यानी रेडियल परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन, जो हम केमिकल द्वारा परिवर्तन करते हैं उसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हमने 1 2 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। अभी हमारे पास 3 टॉपिक को और बचे हैं। उसके बाद हमारा चौथा हेडिंग क्या है, जिससे कि हमने चौथे हेडिंग पे डाला था क्या, प्रदूषण की समस्या तथा इनकी हानियाँ, कि प्रदूषण की समस्या किसे कहते हैं और उनसे होने वाली हमें हानियाँ किस प्रकार की हैं। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी समय 2023 जो 24 चल रहा है, आज 2024 का दिन है, यानी 1 जनवरी 2024 है। कितना है बच्चों, 1 जनवरी 2024। आज जानते हो क्या हो गया है, आज से हमारा जो देश है भारत, ये जनसंख्या के मुकाबले में सबसे 1 पे आ गया। सबसे पहले दूसरे नंबर पे आता था, पहले नंबर पे चाइना था, लेकिन चाइना को भी पिछाड़ दिया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में पाया जाता है आज के मुकाबले, समझे बच्चों। जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण यानी फैक्ट्रियों, देखो जब जनसंख्या बढ़ेंगी तो फैक्ट्रियाँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जीवन को जीने के लिए खाना पीना की आवश्यकता होती है नहीं कि, तो खाना पीना कहाँ बनेगा, फैक्ट्रियों में बन गया या खेतों में। तो उद्योग यानी मशीनों का विकास। सॉरी बच्चों, संभोग प्रदूषण की समस्या, ये दोनों क्या है, प्रदूषण की समस्या को पैदा कर रही हैं। कारखानों में धुएं से विषैले कचरे के बाहर बहाव से तथा जहरीली गैस को रिसाव में आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है। यानी जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उससे विषैली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि किसको नुकसान कर रही है, हमारे वातावरण को। और जब वातावरण का नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा।
को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जा रहा है। मनुष्य क्या हो रहा है, ये जो सांस की कमी हो रही है उसकी वजह से मनुष्य बहुत सी सारी खतरनाक बीमारियों से घेरे में आ जा रहा है। और कोई अपंग होगा तो कोई बाहर, समझे, किसी भी दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। किसी की दृष्टि शक्ति यानी देखने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। कोई अपंग या कोई लंगड़ा हो जा रहा है तो कोई देख नहीं पा रहा है। इससे इतनी सारी हानियाँ हो जाती हैं। तो किसी का जीवन ही क्या हो जाता है, विविध प्रकार की शारीरिक कृति, मानसिक कमजोरी से समाधान, कैंसर जैसे जहर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण हो जा रहा है। हमें कैंसर हो जा रहा है लोगों को, बहुत से मानसिक कमजोरी आ जा रही है, पूरी हमारी शरीर खराब हो जा रही है। ये सब किससे हो रहा है, प्रदूषण के ही कारण हो रहा है ना बच्चों। किसके कारण हो रहा है, प्रदूषण के ही कारण, समझे। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारा 5वां हेडिंग है, क्या, समस्या और समाधान। अगर पर्यावरण की हम कैसे बचे, प्रदूषण को कैसे कम करें, इसे अब समझो। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षरोपण, यानी वृक्षरोपण का अर्थ होता है वृक्ष को लगाना, उसे ही हम वृक्षरोपण कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ साधन है, यही एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष बहुत तेजी से काटी जा रही हैं जंगलों को, उसे भी रोकना चाहिए, उसे भी रोक लगाना चाहिए। और कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए। यानी कारखाने और जो मशीनें खुल रही है सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालते भी समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। यानी समझो इसका अर्थ क्या है, यानी अब हमें सिर्फ फैक्ट्रियाँ उन्हें ही खोलना देना चाहिए। जैसे मैंने कोई एक ऐसा फैक्ट्री खोला कि जिससे बहुत ही ज़्यादा क्या निकल रही, धुएँ निकल रही हैं, तो उन फैक्ट्रियों पे हमें रोक लगाना होगा। उसको रोक कौन लगाएगा, हम ही लोगों को रोक लगाना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा बन के रोक लगाने के लिए, हम ही को ही लगाना चाहिए, रोक लगाना होगा, तो ही हम इसे रोक सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी हमारे जो राष्ट्रीय संघ होता है को चाहिए वह परमाणु परीक्षण को नियंत्रण करे। जो वैज्ञानिक लोग हैं वह परमाणु परीक्षण जो कर रहे हैं, अभी हमने परमाणु जो हमने पढ़ा, क्या रेडियोधर्मी क्या पढ़ा है, प्रदूषण पढ़ा, उसी के अंदर ये आता है कि जो परमाणु परीक्षण है उसे क्या करें, नियंत्रण करें, कम से कम करें कि और उचित कदम उठाएं, और बहुत ही उचित कदम उठाएं। और तेज ध्वनि वाले वाहनों पर लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग नियंत्रण करें। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं क्या तेज से चलने वाली, उन पे लाउड स्पीकर को कम करें। और जल प्रदूषण को नियंत्रण करें, यानी जो हमारे पास कचरे होते हैं उन्हें हम जो जल को स्वच्छ बनाएं, जल को हम ज़्यादा गंदा ना करें, उसे हम स्वच्छ बनाएं करते हैं। तो औद्योगिक संसाधनों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह व्यवस्था पदार्थों एवं जल को उपचारित करते ही बाहर निकाला जाए। यानी उसे जो फैक्ट्रियों में जो गंदगी अगर निकल रही है तो वो आपकी जिसकी फैक्ट्री है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको साफ कर दे, उस जल को साफ कर दे, तभी वह नदियों में मिलाए। ये उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलाने से रोका जाए। ये जो गंदगियाँ हो रही हैं फैक्ट्रियों में, उन्हें जल में ना मिलाया जाए बल्कि कहीं और उसे साफ किया जाए।
तो हमने अपना पूरा का पूरा 5वां जो हमारा हेडिंग है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि आपको पहले लिखना है क्या, प्रस्तावना, उसके बाद आपको लिख देना है उपसंहार। अगर आपने ये दोनों हेडिंग लास्ट में पहले प्रस्तावना और उपसंहार लिख देते हैं तो मानो आपके 9 नंबर मिल ही जाएंगे। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। देखो इसके अंदर लिखा ये है कि प्रश्न की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जो हमारी सरकार है, क्या है, भारत सरकार जो हमारी सरकार है वह प्रदूषण के प्रति क्या है, जागरूक है, उसे रोकने का क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। और 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये जो जल प्रदूषण जो 1900 कब चला था, 1974 में जल प्रदूषण का अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा नियम लागू किया गया था, अधिनियम लागू किया गया था, किसको बचाने के लिए, जल प्रदूषण को किया गया था। इससे अंतर्गत इसे केंद्रीय बोर्ड, यानी जो केंद्र के राज्य के लोग होते हैं, अर्थात प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया। इसे कि कहा गया कि नारा दिया गया कि प्रदूषण को रोको किया गया। इस प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों को कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए कि देखो अब जो पेड़ काटेंगे वही काटेंगे जिनके पास क्या होगा बच्चों, लाइसेंस होगा। यानी पहले ये था जिसका मन करे जो, और जितना मन करे जितना पेड़ काट सकता, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया और उसे ही सिर्फ पेड़ काटने की अनुमति दी जाएंगी जो कि जिनके पास लाइसेंस हो। समझे, रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए, ऐसे नियम बनाए गए कि पेड़ ना काटा जाए। इस बात के से सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं, कि नया जो क्षेत्र अब जंगल से हट गया है, जंगल को काट दिया गया है, उसके अंदर हमें क्या करना, पेड़ पौधे को लगाया जाएगा, बनाया जाए। उसे हम क्या करेंगे, जो क्षेत्र है उसे हम नए वन यानी नए पौधे लगाएंगे जो कि हमें ऑक्सीजन दे। और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए से बाहर ले जाने वाले आदेश दिया जाए। यानी जो वृक्ष क्या होते हैं, जो हमारे उद्योग महानगरीय होते हैं, वह अपने आप पे काबू करे और आदेशों को माने। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों को साकृत होगी, यानी हम लोग, अगर जनता यानी हम ही लोगों की बात हो रही है, यदि हम लोग इस नियम के प्रति क्या होंगे, सक्रिय यानी जागरूक होंगे, तो यह संकल्प लेने की जीवन में आने वाली प्रत्येक शुभ अवसर का कदम से कदम एक वृक्ष अवसर लगाएंगी। यानी हम ही जनता को ही कम से कम एक अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो 100 व्यक्ति पूरे के पूरे कितने 100 वृक्षों को लगा सकते हैं। लेकिन कब लगाएंगे, जब हम जागरूक होंगे, उसका देखभाल करेंगे, तभी लगाएंगे, आवश्यक लगाएंगे। तो निश्चित ही हम प्रदूषण को दुष्परिणामों से बचा सकते हैं, तभी हम इसे बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका काली छाया यानी जो छाया होती है बचाने का समर्थ को सकते हैं, तभी हम इसको बचा सकते हैं। जैसे कि हमने पूरे हेडिंग को बता दिया, पूरे को एकदम बारीकी से, और इसे आपको फिर से रिवीजन कर लेना है पूरे को, और अच्छे से 1-2 बार और पढ़ लेना है। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो जो कि आपको 9 नंबर देगा, कितना, 9 नंबर देगा, तो आपका इससे 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर लेना और इसे अच्छे से लिख देना। हम मिलते हैं नए वीडियो में और थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने में। क्योंकि देखो, अगर तुम पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे और किसी के लिए नहीं पढ़ोगे, समझे बच्चों।
तो पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करो और अपने माँ बाप का चेहरा रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहो। मिलते हैं नए वीडियो में नए आपके क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और देखो, सिर्फ मेरा एक ही आशा है आपसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ। देखो, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो है पूरा ऐसे हर एक बच्चे के पास पहुँचाओ जो या क्लास 10th में है या क्लास 12th में है या उससे नीचे है, क्योंकि ये एक ऐसा निबंध है जो हर साल हर परीक्षा में पूछता है। समझे बच्चों? तो इसे हर लोगों के पास पहुंचाओ, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। अपने भाई बहनों को भी पढ़ाओ। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो।